हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको ज़रूर हिट कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग बिना किसी देरी के आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा और कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके आप लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं सपना से रिलेटेड चीज़ें जो इस समय पे सोशल मीडिया पे चल रही हैं। बहुत सारे कमेंट्स आप सबके आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग माहौल यहाँ पे बन चुका है, वो मैं आप सब लोगों के कमेंट्स पढ़ के समझ पा रही हूँ। तो चलिए आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले केस 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 इस केस को लेके बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है सोशल मीडिया पे। इनफैक्ट मैं भी खुद इसी मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो गई थी, क्योंकि जिस दिन मुझे ये पता चला था कि अंकल जी ने कोई कंप्लेंट डाली है तो मैं भी यही ख्याली पुलाव बनाने लग रही थी कि ये जो कंप्लेन है वो शायद राजवीर जी से रिलेटेड है। लेकिन नहीं, लेटर ऑन इस चीज़ का हमें बिल्कुल क्लियर हो गया है कि वो राजवीर जी से रिलेटेड नहीं था। राजवीर जी से रिलेटेड अभी देखा जाए तो दोनों में से किसी ने आई थिंक कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया है, चाहे वो ससुर जी हों चाहे वो बहू जी हों। दोनों में से किसी ने अभी इस केस को लेके क्या किया है क्या नहीं किया है वो अभी सोशल मीडिया पे कुछ अता पता लापता है। लेकिन हाँ, एक केस को लेके सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, वो है सपना की तरफ से और वो है ससुर जी की तरफ से। क्योंकि सपना की तरफ से अभी हमारे पास ऐसा कोई ना तो नोट आया है, ना ही कट आया है, ना ही ऑनलाइन पोर्टल में अभी तक ऐसा कुछ हमें देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट मैंने भी अपने एंड पे चेकआउट करने की कोशिश करी, लेकिन मुझे अभी तक ऑनलाइन पोर्टल पे ऐसा कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। अगर मुझे मिलेगी तो मैं आप लोगों के साथ वो इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करूंगी। लेकिन यहाँ पे अंकल जी के केस को लेकर ऑनलाइन पोर्टल पे सब कुछ छपा हुआ है। हालांकि उनकी जो लास्ट हियरिंग थी उस हियरिंग में क्या हुआ है वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। जैसे ही वो अपडेट होता है उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों की कंफ्यूजन दूर कर दूं, क्योंकि सपना ने ऑलरेडी अपनी कम्युनिटी में काफ़ी दिन पहले एक बहुत लंबा चौड़ा सा नोट डाला था, जहाँ पे उसने अपने दोनों केस को अलग अलग तरीके से बताया था। एक उसने बताया था कि जो उसका अपना पर्सनल केस ऑलरेडी चल रहा था, जिस केस के बाद एक्चुअली जो छोटी बच्ची है वो भी ऑनलाइन आई। ऑनलाइन आने के बाद, लाइव आने के बाद उसने क्या बोला कि घर के 7 लोग हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। तो वो वाला केस था जो सपना का पर्सनल चल रहा था, जो सपना ने कम्युनिटी में ऑलरेडी शेयर किया हुआ था कि एक मेरा अपना पर्सनल केस चल रहा है। लेकिन एकदम से राजवीर जी का मुद्दा जो है वो हाइप पकड़ने लगा, और राजवीर जी के मुद्दे को लेके बहुत सारे लोग जो इतने सालों से कंफ्यूज हैं, इतने सालों से अभी तक ये पता ही नहीं चल पाया कि उनके साथ हुआ क्या। जब सोशल मीडिया का थोड़ा सा इस चीज़ को लेके हाइप बनी या प्रेशर आया, तब वहाँ पे सपना ने बोला कि हाँ मैं इस चीज़ के लिए भी आगे बढ़ूंगी, इस चीज को भी आगे करूंगी। लेकिन उससे ऑलरेडी पहले सपना का ये वाला केस भी चल रहा था। अब इस वाले पहले वाले केस जो सपना अपना पर्सनल केस बता रही है उस पे एफआईआर हुई है या नहीं हुई है ये भी अभी तक कुछ नहीं पता है। लेकिन हाँ, इतना पता है कि उसने कुछ ना कुछ तो ऐसी कंप्लेंट या आवेदन या एप्लीकेशन दी थी जिसके बाद दूसरी पार्टी से लाइव आया गया और वहां के 7 लोग अचानक से हॉस्पिटल में चले गए थे, बीमार पड़ गए थे 7 लोग। और उसी दिन से एक्चुअली ये सारा का सारा मैस क्रिएट होना शुरू हुआ। अब जो बहू है उसने क्या एलिगेशन लगाए हैं ये कैसे पता चलेगा जब अभी तक ये चीज़ हमें दिखी ही नहीं है। अभी तक ऑफिशियली ये चीज़ हमें दिखने में ही नहीं आई, धाराएं हमें नहीं पता, हमें पता ही नहीं है कि क्या एलिगेशन लगाए हैं। तो फिर हम ये कैसे एज्यूम कर लें कि जो बहुरानी है यानी कि सपना है उसने क्या क्या चीज़ें लगाई हैं। आप में से किसी ने भी क्या वो एप्लीकेशन, वो आवेदन, वो धाराएं, वो कुछ देखा है कि उसने क्या क्या लगाई हैं? सबसे पहली बात कि घरेलू, दहेज और प्रॉपर्टी तीनों अलग अलग मैटर है, और प्रॉपर्टी तो बिल्कुल अलग मैटर है। रीजन बिहाइंड कि प्रॉपर्टी के बारे में तो ऑलरेडी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 से 4 बार सपना बार बार एक्सप्लेन कर चुकी है कि उसको प्रॉपर्टी का लड़ाई लड़नी ही नहीं है, उसको प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें करनी ही नहीं है, क्योंकि वो खुद उस प्रॉपर्टी को ये समझती है कि अगर मैं इस प्रॉपर्टी की लड़ाई लड़ने के लिए जाऊंगी तो मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। और ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें उसके बच्चों को रिस्क हो, उसे उस प्रॉपर्टी में कोई भी हिस्सेदारी के लिए वो इंटरेस्टेड नहीं है, जो उनके ससुर जी की अपनी निजी संपत्ति है। और रही बात जो उनके पति की संपत्ति है, वो उसको मिलनी चाहिए या उसको वो मिलेगी, वो मिलने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जो उनकी संपत्ति है उसमें सपना को कोई भी हिस्सेदारी चाहिए ही नहीं। तो ये जो केस है ये प्रॉपर्टी का एग्जैक्टली है ही नहीं। अब बचते हैं 2-3 चीजें, दहेज या घरेलू हिंसा।
अब अगर इनमें से कुछ फाइल किया, क्योंकि अभी तक एग्जैक्टली हमें नहीं पता, मैं इस बात की बिल्कुल पुष्टि नहीं करती कि सपना ने क्या केस किया है, किया भी है, क्या एलिगेशन लगाए हैं, लगाए भी हैं, कि वहां से 528 हो गया, यहां से क्या हुआ है वो पता नहीं, लेकिन वहां से 528 हो गया। इसकी हमारे पास पुख्ता चीजें हैं, जो हमने फैक्ट्स देखे हैं, उन्होंने जरूर कर दिया है, पर सपना ने इन पे कुछ किया भी था या इन्होंने पहले ही सब चीजें कर दी। अब अगर आप लोग थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे तो उस दिन वाले सीन को याद कीजिए जिस दिन एग्जैक्टली सपना ने उस घर से निकलने का फैसला किया था। उस दिन वो बहुत ज्यादा रो रही थी, शक्ल पे 12 बजे हुए थे, और उस दिन उसने बहुत सारी ऊट पटांग चीजें करी, जो उसको उस समय पे समझ में आया उसने वो करा, लेकिन एक चीज नहीं करी थी, वो चीज थी कानून की तरफ वो नहीं बढ़ी थी। वो अपने आप उस घर से निकल गई आपस में लड़के, लेकिन कानून को उसने उस समय तक इन्वॉल्व नहीं किया था। उनके दरवाजे पे उस दिन जिस दिन ये घटना हुई उस दिन भी पुलिस पहुंची थी, लेकिन उस पुलिस को बुलाने वाली सपना नहीं थी। सपना के बिहाफ में किसी ने फोन करके उनके घर पे पुलिस को भेजा था, क्योंकि उस दिन सपना के साथ कुछ चीजें ऐसी हुई थी जो चीजें गलत थी कानून की नजरों में। तो जब वहां पे पुलिस पहुंची तो तब तक भी सपना कानूनी दांवपेच में घुसना नहीं चाहती थी, और तब उसने सामने से मना किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप यहां से जाओ, क्योंकि वो भी शांतिपूर्वक वहां से निकलना चाहती थी और शांतिपूर्वक वहां से निकल भी गई थी। तो जो लड़की उस समय पे केस करके अपने सास ससुर को परेशान नहीं करना चाहती थी, वो इतने समय के बाद अगर चीजें कर रही है, इसका मतलब कि वो परेशान होने के बाद कर रही है। अगर उसको सच में इनको परेशान करना होता तो उसके पास बहुत मौके थे, बहुत मौके थे इन लोगों को परेशान करने के, फंसाने के, लेकिन उसने ये सब चीजें नहीं करी, क्योंकि उसको भी इनको कानून के चक्कर नहीं कटवाने थे। वो उनको भी जीने देना चाहती थी और खुद भी जीना चाहती थी। लेकिन सारी चीजें उस दिन से डिस्टर्ब हुई जिस दिन से कहीं ना कहीं सपना को ये फील हुआ कि मुझे डिच कर दिया गया है, मेरे साथ धोखा हो गया, मेरे साथ पूरा प्लान करने के बाद मुझे उस घर से निकलवाया गया प्लान के साथ। उस दिन से वो थोड़ा सा रिएक्टिव होगी, थोड़ा नहीं इनफैक्ट बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको धोखेबाजी फील हुई। लेकिन तब तक भी वो पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने में इंटरेस्टेड नहीं थी, क्योंकि हर कोई इंसान जानता है कि एक बार जो इस जगह में फंस जाता है उसके कितने साल इस चीज में लग जाए उस इंसान को खुद भी पता नहीं चलता। जस्टिस जस्टिस बोलना आसान जरूर होता है, लेकिन जस्टिस की लड़ाई आसान नहीं होती। 2 छोटे बच्चों के साथ एक औरत का ये लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये लड़ाई लड़ने के लिए उसे कहीं ना कहीं मजबूर किया गया, क्योंकि सोशल मीडिया उसका एकमात्र रोजगार था, एकमात्र रोजी रोटी का साधन था। और जहां पे हम काम करते हैं, जब उस प्लेटफॉर्म पे हमारे लिए इतनी सारे नेगेटिव नरेशंस आ जाएं, भले ही हमारे कैरेक्टर को लेके हो, भले ही हमारे पेरेंट्स को लेके हो, मतलब क्या क्या चीजें, क्या क्या लांछन उसके ऊपर नहीं लगे इस सोशल प्लेटफॉर्म पे जहां पे वो काम करती है। तो तब मजबूरी में आके उसे अपने लिए वही केस को वापस से रिज्यूम करना पड़ा, जिसको वो कभी नहीं करना चाहती थी। लेकिन अगर आपके साथ घरेलू हिंसा हुई है, आपके साथ दहेज को चीजें हुई हैं, तो आपको चुप बैठना क्या ये समझदारी होती है? क्या हम ये बोलेंगे कि आप चुप बैठ जाओ, आप ये चीजें नहीं करो? घरेलू हिंसा उनके पहले पति के टाइम पे होती थी, वो सारी चीजें हमने ऑडियो रिकॉर्डिंग में सुनी है कि एक एब्यूजिव रिलेशनशिप थी, ठीक है। लेकिन जो बाद में भी उसने चोट के कुछ निशान दिखाए, जो व्लॉग की सीरीज है, जिस व्लॉग की सीरीज में वो चोट के निशान को उसने व्लॉग में बोला कि मेरे इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन बाद में उसी चोट को कम्युनिटी में उसने ये भी बताया कि मेरा ये चोट कैसे लगी। उसके बाद वो जो पूरी व्लॉग की 10-15 दिन की सीरीज है, वो सीरीज चल ही ऐसे रही है कि वो अपने पेरेंट्स से बात करती हुई फूट फूट के रो रही है, अपने भाई से बात करती हुई फूट फूट के रो रही है। और एग्जैक्टली जिस दिन उसने अपनी वो इन्फेक्शन या चोट जो भी वो था वो दिखाई, उसके अगले दिन के बाद ही वो अपने मायके चली गई थी। उसके बाद एक और चीजें सामने आई जो थी सास की चोट को लेके, जो कि ससुराल वाले ही सामने लेके आए कि सास के साथ भी हाथापाई हुई। किसने करी, क्या करी, ये नहीं पता, लेकिन किसने करी, कैसे करी, वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली सपना ने बताया है। तो उस घर में चाहे बेटा हो चाहे कोई भी हो, मतलब घरेलू हिंसा, हाथापाई होती है, और हाथापाई को हम कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकते। तो अगर इस चीज को लेके भी सपना अब कर रही है, तो अभी भी क्या गलत कर रही है? अगर आपके ऊपर किसी ने हाथ उठाया है और उस समय आप अपने लिए नहीं खड़े हो पाए ड्यू टू एनी रीजन, लेकिन अगर आज
आप अपने उस समय के अत्याचार के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं, तो इसमें भी क्या बुराई है? इसमें भी क्या बुराई है? इसमें भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये कदम उठाने के लिए कहीं ना कहीं उसको मजबूर किया गया, इसीलिए उसने ये कदम उठाया। लेकिन अगर उसके साथ हाथापाई हुई है तो क्या आप लोग इस बात को जस्टिफाई करेंगे कि उसके साथ हाथापाई हुई है और उसके बाद वो चुप हो जाए? या उसके साथ दहेज के लिए टाइम से टॉर्चर होता था, क्या आप बोलेंगे कि चुप हो जाओ? ये सारी चीजें कानून की हैं, क्योंकि ना वहां पे मैं विटनेस हूं, ना वहां पे आप विटनेस हैं। सच जानता है जिसके साथ हुआ, सच जानता है जिसने किया, और सच जानता होगा जो वहां पे आई विटनेस होगा। बाकी हम, आप और हम सब यहाँ पे बैठ के एक की कहानी दूसरे की कहानी, एक की कहानी दूसरे की कहानी सुन रहे हैं। अब हमें कैसे सच्चाई पता चलेगी? वो सच्चाई हमें पता चलेगी कानून के माध्यम से, जब ये केस जाएगा। क्योंकि कानून आपका भी उतना ही है, मेरा भी उतना ही है, सपना का भी उतना ही है, उसके ससुराल वालों का भी उतना ही, सबका बराबर है। ना तो कानून आपकी वजह से रुकेगा, ना ही आपकी वजह से शुरू होगा, ना ही आपकी कोई अपील डालने की वजह से वो रुक जाएगा, ना ही आपकी अपील डालने से वो शुरू हो जाएगा। वहां पे आपसे एविडेंस ही मांगे जाएंगे, वहां पे आपकी बोली हुई बातों का महत्व नहीं होगा, वहां पे आपको अपनी बोली हुई बात प्रूव करनी पड़ेगी। और जब आप अपनी बोली हुई बात प्रूव कर दोगे तो वहां से पता चलेगा कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। अगर सपना के साथ ये सब चीजें हुई हैं, हस्बैंड जाने के बाद भी हुई हैं, क्योंकि वो जो चोट के निशान हैं, वो जो उसका रोना धोना होता था, बीच बीच में कई बार हिंट के तौर पे व्लॉग अगर आप देखोगे ढंग से तो उसने कई बार इस बात की हिंट दी है अपने व्लॉग में। क्लियरली नहीं बता पाई, लेकिन व्लॉग में कई बार ऐसी हिंट आई हैं। तो अगर वो सच्ची होगी तो उसको भी अपने जो सबूत हैं वो हमें नहीं पेश करने पड़ेंगे, और अगर वो वैलिड होंगे तो ही सामने वाले को उस चीज के लिए सजा मिलेगी। लेकिन अगर वो एविडेंस वैलिड ही नहीं होंगे, कोई सबूत कुछ मायने ही नहीं रखते होंगे, तो फिर उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगर उन्होंने ये किया ही नहीं है तो उनके पास भी अपने ना करने के एविडेंस होंगे, वो भी अपने आप को प्रूव करेंगे। ऐसा नहीं होता कि बहू ने अगर कोई भी एलिगेशन लगाए तो कानून उस एलिगेशन पे तुरंत सामने वाले को सजा दे देगा। जी नहीं, कानून सबको बराबर मौका देता है, सबको बराबर मौका देता है अपने आप को इनोसेंट साबित करने के लिए, अगर आप इनोसेंट हो। और रही बात कि वो अपनी अपडेट सोशल मीडिया पे दे या ना दे, तो सोशल मीडिया पे अपडेट देनी जरूरी होनी भी चाहिए और नहीं भी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप सोशल मीडिया पे अपडेट देते हो तो कहीं ना कहीं केस खराब होने का थोड़ा सा बन जाता है चीजें, और सामने वाला देना चाहता है या नहीं देना चाहता, ये उसकी अपनी पर्सनल कॉल है कि वो देना चाहता है या नहीं देना चाहता। अब अगर हम अपडेट बोले, अंकल आप अपडेट दो, आंटी आप अपडेट दो, हमारे बोलने से क्या होता है? उनकी मर्जी है, वो देना चाहेंगे तो देंगे अपनी कोर्ट की अपडेट, नहीं देना चाहेंगे तो वो नहीं देंगे। ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके कोई ना कोई कोर्ट कचहरी पुलिस के केस चल रहे हैं बैक कैमरा, जो उन केस के बारे में बताना और जताना, दिखाना, बोलना, बात करना जरूरी भी नहीं समझते। और क्योंकि यहाँ पे सपना अकेली औरत है, उसके साथ 2 बच्चे हैं, तो हर केस की अपडेट देना, केस के बारे में डिस्कस करना, बताना, उसके लिए भी कहीं ना कहीं रिस्की हो जाता है। तो वो सबसे पहले अपने बच्चों की सिक्योरिटी ही देखेगी, वो सबसे पहले जिस जगह पे वो काम करती है उस जगह को साफ सुथरा करने की ही कोशिश करेगी। और अगर ऑफ कैमरा चीजें कर रही है तो इसमें बुराई क्या है? ऑफ कैमरा कुछ तो कर रही है कि सामने वालों को अपने लिए भी अपने बचाव में ये चीजें करनी पड़ी, कुछ तो इसका मतलब कर रही है। और अगर उसकी बोली हुई बातें सच हैं तो वो साबित हो जाएंगी, और जब वो साबित हो जाएंगी तो फिर वो हमारे सामने भी आ जाएंगी। तो अभी से उसको जज करना कि वो झूठ बोल रही थी, वो सच बोल रही थी, हम कानून है ही नहीं, हम आई विटनेस है ही नहीं, हमने कोई चीज सामने से देखी ही नहीं है, तो हम बोल ही नहीं सकते कि सपना सच बोल रही है या सपना के ससुर जी सच बोल रहे हैं, सपना झूठ बोल रही है, सपना के ससुर जी झूठ बोल रहे हैं। हमने दोनों साइड की कहानियां सुनी है, वही कहानियां वहां भी सुनेंगे ग्राउंड लेवल पे, लेकिन वहां पे कहानियां नहीं सुनेंगे, वहां पे एविडेंस भी मांगेंगे, और वहां पे वो एविडेंस मांगेंगे जो एविडेंस सच में बिल्कुल रियल, ऑर्गेनिक और ओरिजिनल एविडेंस होंगे। अब उसमें अगर सपना के साथ शादी के बाद भी ये घरेलू हिंसा हुई है तो सॉरी, मैं इस घरेलू हिंसा को सपोर्ट नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती। किसी भी बेटी पे, बहू पे हाथ उठाने को मैं समर्थन नहीं दूंगी, चाहे वो हाथ लड़की उठाए, चाहे वो लड़का उठाए, चाहे वो ससुराल वाले उठाए, चाहे वो बहू उठाए। हाथापाई जैसी चीज को मैं एक अब्यूजिव रिलेशनशिप के अंडर ही मानती हूँ, और ऐसे रिलेशनशिप में रहने का कोई फायदा नहीं। इसी के साथ ये वीडियो में यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।